हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 23 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भगवती द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रामचरित्रम। रामचरितम जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में पाल साम्राज्य के दौरान संध्याकर नंदी द्वारा आर्य मीटर में लिखी गई एक सांस्कृतिक महाकाव्य या कविता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सर हेनरी टेलर। क्या होगा? सर हेनरी टेलर। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है भारत की संविधान सभा डैश में गठित की गई थी। तो ये गठित करी गई थी 1946 में। अगला है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अलसी। क्या हो जाएगा? अलसी के लिए नहीं की जाती। अगला है कि डैश का संबंध फुटबॉल से है। तो इसका कौन सा विकल्प होगा बता दीजिए। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगला कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो आइए यहाँ पे उत्तर लगा दीजिए। इसका विकल्प होगा लियाकत अली खान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एस जयशंकर क्या है? एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? अनसर्टेन वर्ल्ड। यहाँ पे एक चीज पे हमें डाउट है। लियाकत अली खान वाले प्रश्न पे हमें डाउट इसलिए है कि मेरा कहने का मतलब है कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। यहाँ पे लियाकत अली खान और जॉन मथाई दोनों हैं। तो जॉन मथाई एक अर्थशास्त्री को 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। यहाँ पे पूछा क्या है कि संभाला किसने था। हालांकि अब आपसे ये पूछे, हालांकि जब मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई तो लियाकत अली खान को ये दे दिया गया था। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा आपके लिए मासिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा ब्यावर। अगला है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प होगा चतुर्थ। अगला निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा दक्षिण अफ्रीकी ओपन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपके लिए क्या? आइए यहाँ पे विकल्प लगाते हैं। विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला है कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर। अगला है कि ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1400 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगला है कि 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में डैश को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विश्वास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव ओस यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता
डैश कहलाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जैव आवर्धन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मनिका बत्रा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ कराया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पाज्य, यानी कि इसको कहने का मतलब यह है कि दर्पण द्वारा, क्या दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका वास्तविक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपसे गलत युग्म पूछा है तो जूनागढ़ का किला कर्नाटक। देखिए जूनागढ़ का किला जो है राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि डैश पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा, खाद्य अन्न की पूजा की जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नुआखाई। आगे चलिए, कह रहा है नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? आओ लोगो, आओ एक समुदाय है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुआत्सु। क्या हो जाएगा? मुआत्सु। अगला निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? यहाँ पे राजा होना चाहिए था, बहुत मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डलहौजी। क्या होगा? डलहौजी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि चक्का फेंक यानी कि डिस्क थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2.1 किलोग्राम। इसे याद रखिएगा, हर बार एग्जाम्स में ये रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का नाम ठुमरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती जो है लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उषा पाथी। क्या? उषा पाथी। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बुक्स में थी नहीं, और यहाँ पे इसका डिटेल थोड़ा बता दे कि यह महापाषाण काल के बारे में पूछा था कि जो कि एक बड़ा क्या है प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग अकेले या अन्य पत्थरों के साथ एक संरचना या स्मारक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी के बारे में ये क्वेश्चन रहा होगा, जो क्वेश्चन इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से गलती ना समझिएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेतवा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो 1919 की एक प्रमुख घटना में आता है रॉलेट एक्ट का पारित होना। जैसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे 1998 में। अगला अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीति पार्टी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आम आदमी पार्टी। आगे की ओर चले, कह रहा है कि भारत में निवेश योजना के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद होना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, यानी कि प्रोविडेंट फंड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट क्या होता है? फंड। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट। ठीक है, विकल्प 3। आगे की ओर चले, कह रहे हैं कि रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगला है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक।
अगला 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली में। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम है। ठीक है, शुद्ध जर्मेनियम एक अर्धचालक है जो मौलिक सिलिकॉन के समान दिखता है। अगला प्रश्न है कि भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे। ये कब किए गए थे आपसे ये पूछा गया है, तो ये जारी किए गए थे 1950 में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? ये वाद पढ़े होंगे जो लोग, उनको बहुत ही ये क्या होता है रुचि जो रखते होंगे उसको उनको मजा आया होगा। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। आगे की ओर है कि किसी देश का डैश प्राय एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है, तो इसका सही विकल्प होगा भुगतान शेष। क्या होगा? भुगतान शेष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्बू सभांग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? जम्बू सभांग को किससे जोड़ता है? कश्मीर से जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल। अगला है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये संबंध लक्षद्वीप से। किससे है? लक्षद्वीप से। अगला है कि निम्नलिखित विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्राजीलिया। क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया। अभी 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ पे कर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। अगला कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को समर्पित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रश्न है रीजनिंग्स का, तो फटाफट कॉपी कलम उठाइए और प्रश्न को सॉल्व करने में लग जाइए। करें कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो हम यहाँ पे पहले वाले रो को करेंगे। 6 में हम 3 से गुना करा दिए, 6 को हम 3 से गुना करा दें तो क्या मिलेंगे हमें, और प्लस 1 कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे बीच वाला 19। ठीक है, 6 18 और प्लस 1 19। सेम उसी प्रकार से 12 में गुना करेंगे 4 से और प्लस क्या कर देंगे 1। 12 चौके 48 और 1 49। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 21 में हम किससे गुना करा दे कि हमको 85 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21 गुने x और प्लस 1 बराबर 85 लिख सकते हैं ना। तो आप x बराबर कर दीजिए 85 माइनस 1 और बटा में 21 यानी कि 84। क्या हो जाएगा? 84 बटा 21। काटिएगा तो 4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4। यहाँ पे आएंगे 4 विकल्प, 4 भी सही। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ध्यान देने योग्य बात है कि पहली आकृति को पलटने पर दूसरी आकृति प्राप्त हो रही है तथा ऊपर की 2 छोटी डिजाइनें परस्पर स्थान परिवर्तित करती है। विकल्प 2 इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या कह रहा है? चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। कागज है, शिल्प है और कला है। ये कागज हो गया, इस पे शिल्प भी हो सकता है, इस पे कला भी हो सकता है। तो इसका सही विकल्प तो हमें 2 दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ध्यान पूर्वक देखिए, इसका सही विकल्प 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब कौन सा होगा? ध्यान से कीजिए इसे। यहाँ पे दिस डेट 10 है, इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 2 होंगे। ठीक है, करके देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये कागज को अगर आप खोले तो पहले इधर ही खोलिएगा। ठीक है, फिर ऊपर की ओर खोलिए, फिर इधर खोल दीजिए,
है ना। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प 4। विकल्प 4 क्या होगा, इसका परम सद उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चले, कह रहे कि नीचे एक खुला हुआ पासा दिया गया है, फलक 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत फलक पर अंकित संख्याएं जोड़े जाने पर प्राप्त कुल योग ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे कुल योग पूछा है ना, देखिए 2 का विपरीत तो 4 होगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत कौन होगा, 6 होगा ना, 1 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे योग कर दीजिए, तो 2 + 4 प्लस क्या कर दीजिए 3 और प्लस क्या कर दीजिए 6, टोटल 15 कहीं दिख रहा है, विकल्प सी। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ये वाला आकृति ध्यानपूर्वक देखिएगा तो विकल्प 3 में आपको मिल जाएंगे, किसमें, विकल्प 3 में। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। ये वाला आकृति को देखिए और विकल्प यहाँ भी 4 लगाइए, सही उत्तर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कर लीजिए। अब आकृति 2 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में डिजाइनें जो है क्या है, बंद है ना, बाकी सभी में क्या है, बंद है, लेकिन इसमें एक खुली हुई डिजाइन है। अगला है कि वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। अब आकृति 1 से आकृति 2 में बाईं ओर की डिजाइन दाईं ओर चली जाती है, बाईं ओर की डिजाइन जो है किधर, दाईं ओर आ रही है ना, आ जाती है, तथा 2 में से एक डिजाइन विलुप्त हो जाती है। 2 में से क्या, एक डिजाइन जो है विलुप्त हो जाती है, ऊपर दाईं ओर की डिजाइन बाईं ओर चली जाती है और 2 में से एक डिजाइन विलुप्त हो जाती है। नीचे दाईं ओर की डिजाइन बाईं ओर की डिजाइन के अंदर चली जाती है और सफेद हो जाती है। ऐसा ही कहानी इस क्वेश्चन का है। तो इसका सही विकल्प फिगर 4 में क्या होगा, फिगर 4 में हो जाएगा विकल्प 1। आप वीडियो को आगे पीछे करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उस वेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। सूचना है, समाचार है और क्या है आपका, इतिहास है। सूचना, समाचार और इतिहास, तो ये पूरा हो गया सूचना, इसमें समाचार, इसमें इतिहास भी हो सकता है। इसका सही विकल्प 4 होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कर लीजिए। अगर आकृति 1 को आप छोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि इन सभी आकृति में एक डिजाइन दूसरी डिजाइन का जल प्रतिबिंब है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते अगला प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे आकृति का पहले शब्द से है, सॉरी दूसरे शब्द का पहले शब्द से, माफ कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, नियम विरुद्ध का क्या है, अपचारी। तो किशोर का क्या होगा, किशोर का हो जाएगा आपका यहाँ पे बालोचित। क्या हो जाएगा, बालोचित हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो 6 से 11 में 5 का डिफरेंस, 11 से 33 में 22 का, 22 से 65 में 32 का, है ना। अब 32 से 141 में 76 का है ना। हम ऊपर लिखकर इसे बेहतर रूप से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 6 है, 11 है, 33 है, 65 है, 141 है और अगला संख्या आपसे पूछा है 6 और 11 में डिफरेंस 5 का, इसमें कितने का, 22 का था, इसमें कितने का था, 32 का था और इसमें कितने का है, 76 का। अब यहाँ पे एक बार और डिफरेंस चेक कर ले तो यहाँ कितने का, 17 का, यहाँ कितने का, 10 का, यहाँ कितने का, 44 का, है ना, 44 का है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये बीच वाला डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, ये 22 के बीच से जो निकला है, इसको हम करेंगे 5 गुने 2 तो 10 हो गए। अब इसको हम करेंगे 22 गुने कितने, 2 तो 44। तो अगले में हम कितने चले जाएंगे, अगले में हम चले जाएंगे यहाँ पे कितना, 64, कितने जाएंगे, 64। यहाँ कितना होगा, 140 ऐड कीजिएगा, 281 आएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक प्रकार के 10 रेफ्रिजरेटरों प्रत्येक 27,000 रुपए के मूल्य पर खरीदे। उसने 5 रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर
3 रेफ्रिजरेटर क्रैमुल से 10% अधिक मूल्य पर और शेष को क्रैमुल से 5% अधिक मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में दुकानदार को कितना रुपए यानी रुपए में बताना है कि शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। अब रेफ्रिजरेटर का क्रैमुल निकालिए पहले, तो क्या हो जाएगा 27,000 गुना कितना होगा 5 यानी कि 1,35,000। 1 लाख कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 रेफ्रिजरेटर का लाभ निकालिए, 5 रेफ्रिजरेटर का लाभ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 20/100 और गुन्ने का कितना हो जाएगा 1,35,000 है ना। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे कितना 27,000 रुपए। ठीक है, कितने 27,000, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दीजिए, गुना करा दीजिए। ठीक है, अब 3 रेफ्रिजरेटर का क्रैमुल निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्रैमुल, तो 27,000 गुने 3 करेंगे तो 81,000। ठीक है, कितने आएंगे 81,000 रुपए आ जाएंगे। अब 3 रेफ्रिजरेटर का लाभ निकाल लीजिए तो 10/100 और गुने कितना हो जाएगा 81,000 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर यहाँ पे गुना कराइएगा, आपको मिलेंगे कितना 8100 रुपए मिल जाएंगे है ना। अब आगे चलिए, फिर 2 रेफ्रिजरेटर का क्रैमल, जैसे जैसे ये बोला है वैसे वैसे ही करना है। अब 2 रेफ्रिजरेटर का क्या निकाल दीजिए आप, 2 रेफ्रिजरेटर का सीपी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए 2 रेफ्रिजरेटर का सीपी, आपको मिलेंगे क्या 27,000 गुने 2 कर लीजिए 54,000 मिलेंगे है ना, 54,000। अब 2 रेफ्रिजरेटर का लाभ निकाल लीजिए तो 5/100 और यहाँ पे 54,000। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएंगे, फिर से 2700 रुपये मिल जाएंगे। अब कुल लाभ कर दीजिए तो क्या था 27,000 प्लस 8100 प्लस कितने 2700, कुल कितने हो गए 37,800। विकल्प 1 सही। आगे चलें, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, दराज को छोड़कर अन्य सभी का उपयोग वस्तुओं को पैक करने और ढोने में किया जाता है। ठीक है, किट है, कार्टन है, थैला है। अगला है कि वह विकल्प चुने जिसमें 2 संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। अब यहाँ पे 14 है ना, गुने 3 कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, यानी 14 तिया 42 और 3 45 हो गए। ठीक है, ऐसा ही योग बनाइए किसी और में। तो विकल्प 4 को अगर आप लेते हैं तो 17 गुने 3 कीजिए और प्लस 3 कर दीजिएगा, 17 तिया 51 और 3 54, तो विकल्प 4 सही हो जाएंगे है ना। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति आपको नहीं दी गई है। विकल्प 3 को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका सही विकल्प यहाँ से निकल रहा है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि वह आकृति चुने जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ध्यान दीजिए, प्रत्येक अगली आकृति में वृत्त चरणबद्ध नीचे क्या कर रहा है, उतरता। ये चरणबद्ध तरीके से वृत्त जो है नीचे की ओर उतरता है ना। अब देखिए ये आगे, जबकि वर्ग जो है चरणबद्ध तरीके से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो छायांकित त्रिभुज मध्य तारा के गिर्द दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ता है ना। यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगला विकल्प जो होगा आपका क्या हो जाएगा, विकल्प 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलक में से प्रत्येक पर यस, नो, इफ, इट, इन और इज में से कोई ना कोई शब्द अंकित है। यस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा। यस वाले फलक के विपरीत फलक पे आपसे पूछा है तो हम यस को ही कॉमन कर ले। किसको, यस और यस को ही कॉमन कर ले और क्लॉकवाइज चले हो। यस के बाद इफ होगा और इसमें क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब ये यस के बाद क्या होगा, यस के बाद हो जाएगा YES है। यस के बाद हो जाएगा इट के बाद क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इफ का विपरीत इट हो गया, नो का विपरीत इज हो गया। तो अब आप देखिए कि यस जो है, यस इसका विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए विकल्प में एन का विपरीत इज है, सॉरी नो का विपरीत इज है, ये तो क्लियर है। इफ का विपरीत इट है, तो जो बचा विकल्प में कौन सा बच गया, इन बच गया। तो इन जो है यस के विपरीत हो जाएंगे। मेरे बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे।
आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वह आकृति चुने जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पे देखिए प्रत्येक अगली आकृति में डिजाइन का तल जो है, तल क्या कर रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ये जो तल है ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा घूमी कर रहा है। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प 2 होंगे। यहाँ पे देखिए विकल्प 2 होगा। अगला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। मेरा माने तो आप विकल्प 1 रख दीजिए, सही उत्तर आ जाएंगे 3 बराबर 3। मेरा माने नहीं, करना ही है आपको। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में चार्ट को ट्रैच के रूप में लिखा जाता है और क्लोज को ESOCL के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वर्ल्ड को कैसे लिखेगा। ये जो हम चार्ट का हम करके दिखा देते हैं, आप वर्ल्ड का कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे T है, R है, A है, C और H है। T को यहाँ मिलाइए, C को यहाँ, R को यहाँ, A को यहाँ और H को यहाँ, ऐसे करके आप मिला लीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएंगे विकल्प कौन 2 आ जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आप चाहे तो इस पे 1 2 3 करके डिनोट करके भी बनाइए और लिखिए यहाँ पे कि 3 जो है कहाँ आया, पहले में आ गया। R कहाँ पे, R का स्थान लिखे थे 4, A का कितना था 3, उसके बाद C का 1 और H का कितना हो गया 2। ये कभी कभी लगाइएगा, हर स्थिति में ये तरीका आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक इससे आपको मदद मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न की वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। देखिए ध्यान पूर्वक, आप इसको अल्टरनेट लेकर चलिए। तो 2 से 91, 91 से 176 और अगला संख्या हमको प्राप्त कर लेना है ना। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 2 है, 91 है, 176 है और अगला संख्या हमको पता करना है। तो इसमें डिफरेंस कितने का 89 का, इसमें डिफरेंस कितने का 85 का, है ना। और अगला संख्या में हम डिफरेंस देखिए, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है -4 का, तो इसमें और -4 करा देंगे तो 81 और यहाँ पे 81 अगर ऐड कर दे तो 257। अब 257 कहीं पे है, विकल्प 1 सही, ठीक है। आप ऐसे कभी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से मैथ्स का। अगर अब तक आप लोग कलम कॉपी ना उठाए हैं तो अब तो उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6655 हो जाती है। वह धनराशि पहले से दुगनी ब्याज दर पर 2.1/2 वर्षों में 100 रुपये हो जाती है। यदि दोनों ही स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, x का मान कितना होगा आपसे पूछा है। मान लीजिए कि मूलधन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर लिखिए P × 1 + R/100 और इसका पावर T है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6655 बराबर मिश्रधन बराबर 6655 मिश्रधन था ना, ध्यान से। अब देखिए P × हम लिख सकते हैं 1 + 10 और बटा 100 और पावर में इसका क्या समय कितना था 3 वर्ष था। अब आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 6655 और बराबर P × 1 + 1/, कितना 100 या 10 होगा मेरे दोस्त। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P बराबर में P × 11 और बटा में 10 इसका पावर 3, ठीक है। अब आइए हम P बराबर इसको कर ले, लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6655 और गुना कर देंगे 10 गुने 10 और गुने 10, 3 बार 10 इसलिए लिखेंगे पावर 3 था। नीचे 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। अब इसे कीजिएगा सॉल्व, आपको आएंगे 5000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, अब अगले स्थिति में इसको चेक करेंगे, यानी कि मेरा कहने का मतलब R बराबर 20% है प्रति वर्ष, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 5000, ये 20% है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए 5000 1 × 1 + 20 बटा क्या हो जाएगा 100, है ना। 100 और पावर कितने था 2.5 वर्ष का था, है ना, 2.5 वर्ष का समय था। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 5000 और इंटू में 1 + 1/5 का पावर 2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 1/5 × 1/2 कर सकते हैं ना। अब आगे की ओर चलेंगे, ये प्रश्न का काम खत्म है। अब यहाँ से लिख दीजिए 5000 गुने 6/5 गुने 6/5 गुने 11/5, सॉरी 11/10 माफ कीजिएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, काट पीट मचाइए इसको। 79.2 आएंगे, कितने आएंगे
79.20 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 79.20। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7920। कितने आ जाएंगे? 7920। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे क्या रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल और भागफल का 32 गुना और शेषफल का 12 गुना, यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा? तो आपको पता होगा कि भाजक बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे भाजक बराबर क्या लिख दीजिए? 12 गुने शेष। 12 गुने शेष लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 गुने 56 बराबर कितने हो जाएगा? 672। अब यहाँ पे भागफल बराबर क्या होता है? भाजक बटा कर दीजिए अब 32, यानी कि 672 बटा 32 कर दीजिए, काट दीजिए, 21 आ जाएंगे। अब भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि 672 गुणे 21 और प्लस 56 करा दीजिए। 11,000 कितने मेरे दोस्त? 14,112 और प्लस 56 तो कितने आ जाएंगे आपका? 14,168। कितने? 14,168 कहीं दिख रहा है क्या? विकल्प 2 सही। आगे चलते अगला प्रश्न भी कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि यह जलधारा के बहाव की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और जलधारा के बहाव की दिशा में आरंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है, इस पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। जलधारा के बहाव की दिशा में 136.8 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय घंटों में लगेगा? आपसे पूछा है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। मान लीजिए कि जलधारा की जो चाल होगा वो 1 किलोमीटर होगा। नाव का जो अनुप्रवाह में चाल होगा, किसका? बोट का अनुप्रवाह में चाल कितना हो जाएगा? 30 प्लस x कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका उदर प्रवाह चाल कितना हो जाएगा? इसका उदर प्रवाह चाल जो होगा ये हो जाएगा 30 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्न से करना चाहें तो लिखेंगे 60 बटा 30 प्लस x, ठीक है, और प्लस में 60 बटा कितने? 30 माइनस x करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पूर्णांक 10 बटा 60 यानी कितने? 25 बटा 6 आ जाएंगे, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे भी इसको आप प्रोसेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? बराबर में लिखिएगा 60 इंटू 1/3 30 प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा? 1/30 माइनस x, ठीक है, और बराबर में 25 बटा 6 जो यहाँ पे आया था। अब आगे की ओर चलते हैं। इसको क्या करेंगे? इसका एलसीएम करके क्या कर लेंगे? यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 30 प्लस x और इंटू में 30 माइनस का x, एलसीएम कर। अब यहाँ पे देखिए ये 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 माइनस x और प्लस 30 प्लस का क्या हो जाएगा? 100 करेंगे तो, और बराबर में उतना ही आएगा 25 बटा 6, है ना। अब आइए आगे इसको बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपका मिलेंगे कितना? 3600 और बटा में हो जाएगा 900 और माइनस का होगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ से आप करा सकते हैं चाहे तो, अगर नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे 900 माइनस x स्क्वायर बराबर 6 गुने 3600 और बटा 25। अब काट पीट मचाना शुरू कीजिए तो 864 आ जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर बराबर कितना? 900 माइनस 864 बराबर कितना? 36। तो x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 36। तो हम लिख सकते हैं x बराबर √36, बाहर निकालिएगा तो 6, है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुप्रवाह का चाल निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 6 यानी 36 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 136.8 बटा 36 कर दीजिए, लगभग 3.8 आएंगे जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न को आप खुद कीजिएगा, इसका उत्तर 4 बटा 45 आएंगे, कर लीजिएगा, इसे आप लोग खुद कीजिएगा। अगला है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में पूरा कर लेगा? आपसे ये पूछा है। तो हम पहले करेंगे ए प्लस बी का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा? 1/20, ठीक है। अब बी प्लस सी का 1 दिन का काम, बी प्लस सी का कितने? 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसका 1/30 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी प्लस ए का हम 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/24 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए,
क्या कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/24 है ना। ये सभी का एलसीएम कीजिएगा तो 120 आएंगे। ठीक है, तो 20 छक्के 120, 30 चौके 120 और 24 पचे 120। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए ना। अब आगे की प्रोसेस में इसको लगा दीजिए अगले स्टेप पे, सभी को ऐड करा दीजिएगा तो 15/120 आ गए। 120 बराबर कितने आ जाएंगे, 15 एकम 15, 15 × 120, 1/8 आ गए है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे कितना, 1/8। और इधर जो 2 बचा था आपका कॉमन में कॉमा कर दिए थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 और दूने 16। अब b का एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम माइनस क्या कर दीजिए, a प्लस सी का एक दिन का काम, यानी कि 1/16 और माइनस 1/24 करा दीजिए। यहाँ से एलसीएम कीजिए 48 आएंगे, 16 48 और 24 दूना 48, 1/48 आ गए ना। तो b द्वारा 2/3 भाग काम करने में लिया गया समय बराबर लिखेंगे आप 2/3 गुणे 48 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16 × 48 यानी 16 दूना 32 दिन, विकल्प बी सही। आगे चलें, कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है। आयताकार मैदान का परिमाप मीटर में कितना होगा, मान लीजिए आप पाई का मान 22/7। तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए πr²। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 140/2, यानी कि r बराबर मिल गया आपको 70 मीटर। तो πr² यानी कि 22/7 गुने 70 गुने 70। ठीक है, 7 × 70 गुना करा दीजिएगा, ये 15,400 आ गए। कितने, 15,400 वर्ग मीटर आ गए वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 15,400 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लिखिए 11x गुने 7x बराबर कितना, 15,400। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x² बराबर 15,400 और बटा में 77, 11 सते 77, काट पीट मचा दीजिए तो 200 आ जाएंगे, यानी कि x² बराबर 200। तो x यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं √200, यानी बाहर निकालिएगा तो 10√2 आ गए। तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर लिख दीजिए आप यहाँ पे 2 इंटू लिख दीजिए 11x प्लस 7x। ठीक है, x, और यहाँ पे लिखिएगा आप 36x बराबर कितने, 36 गुने 10√2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 360√2, विकल्प 2 सही। आगे चले अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि 23,808 रुपए की धनराशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5, सी और डी के हिस्से का आगे है क्या अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, बी के हिस्से में धनराशि। अब आप यहाँ पे कर लीजिए ए बी सी और क्या डी। ठीक है, सभी का रेशियो लिख लेंगे, आप लोग करके लाइएगा यहाँ तक 8:9:15 और रेशियो आ जाएंगे 30। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, यहाँ तक तो ला ही सकते हैं। ठीक है, सभी का अनुपातिक योग करेंगे तो 8 + 9 + 15 + 30। अगर हर रोज प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे ना तो ये सारे प्रश्न को मजे से उड़ा रहे होंगे। सही आएगा कितना, 62। बी का हिस्सा निकाल दीजिए, बी का हिस्सा हो जाएगा 9 बेटा 62 गुने 23,808। काट पीट मचाइएगा, आपको मिलेंगे 3456, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि ए और बी की आय से 125% अधिक है। ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 60% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक आप बता दीजिए।
तो मान लीजिए कि बी की आय 100 रुपया, बी की आय कितने 100 मान लीजिए, ए की आय कितने हैं 225, सी की आय बराबर क्या हो जाएगा, सी की आय बराबर लिख दीजिए ए प्लस बी की आय का कितना, आय का हो जाएगा 40%। यहाँ पे 325 गुने 40 और बटा में 100 कर लीजिए, काटपीट में चाहिएगा 130 आ जाएंगे, 130 रुपए किसका, सी की आय। आगे की ओर चले, अब यहाँ पे सी की आय का ए की आय से कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 225 माइनस 130 बटा 225 गुने 100 कीजिएगा, आएंगे 95 गुने 100 बटा 225 और गुने यहाँ पे काटपीट मचा दीजिए, काटपीट मचाइएगा 42.2 आएंगे जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर स्क्वायर पर प्रतिशत प्रभाव कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर पर प्रतिशत प्रभाव आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100% यहाँ पे जहाँ क्या हो जाएगा x बराबर -20, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या 20 दूना 40, 40 माइनस 40 प्लस 20 गुने 20 बटा 100, ठीक है, प्रतिशत तो करेंगे तो मिलेंगे क्या आपको -40 प्लस 4 यानी -36%, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर एच पर प्रतिशत प्रभाव यानी ए प्लस बी प्लस ए बी और बटा में क्या 100%, जहां ए बराबर आपको मिला कितना -36, बी बराबर है आपका 60, बैठा दीजिए -36 प्लस 60 और प्लस फिर से -36 और यहाँ पे गुने 60 और बटा में 100, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएंगे आपका 24 माइनस 21.6 तो 2.4 आएंगे, बढ़ जाएगा 2.4% से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 12,672 रुपए हो जाती है, 12,672 रुपए माफ कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हम भटक गए थे। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 12,672 रुपए और 8 वर्षों के बाद 15,744 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 3.1/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 8 वर्षों में मिश्र धन माइनस 4 वर्षों में मिश्र धन, कीजिए इसको तो 4 वर्षों 4 ईयर का क्या सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर लिख दीजिए 8 वर्षों का मिश्र धन और 4 वर्षों का क्या मिश्र धन, ठीक है, 4 वर्षों का मिश्र धन यानी कि 15,744 और माइनस कर दीजिए 12,672 आएंगे कितना 3072, कितने 3072 रुपए। तो मिश्र धन बराबर आप लिखेंगे क्या 12,672 माइनस 3072 आएंगे कितना 9600 रुपए आ जाएंगे। तो अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, लिख दीजिए आप 9600 गुने 10 और गुने 10, ठीक है, 10 वर्ष और कितने दर भी 10 और 3 गुने आप लिख दीजिए कितना 100, भाई साहब 100। अब काट पीट मचा दीजिए 3200 रुपए आ जाएंगे जो विकल्प 3 में है। आगे की ओर चले, कह रहा है कि मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। ये 16, 28, 40 और 48 का क्या कर दीजिए LCM, आपको मिलेंगे 1680। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 1680 गुने 5 यानी 8400, कितने
8400 हो जाएंगे। अब संख्या में ये संख्या में 11 ऐड करा दीजिए, यानी 8400 प्लस 11 यानी 8411 हो जाएगा। अब सभी का अंकों का योग यानी 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 14, विकल्प 4 सही, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 रुपए की धनराशि शेष रहती है तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, समय तो लेगा लेकिन बेटर रूप से आप कर पाएंगे। अब दी गई धनराशि सुषमा को, किसको, सुषमा को दी गई, सुषमा है ना, सुषमा को क्या हो जाएगा 1/10, यानी रेखा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा का हो जाएगा यहाँ पे 1 - 1/10 मल्टीप्लाई 20%। कोई दिक्कत, हम लिख सकते हैं 9/10 गुणे 1/5 और बराबर आ जाएंगे आपका कितना 9/50। कोई दिक्कत, कॉपी पे लिखते चलिए। यहाँ से ये रेखा का हो गया सुषमा का 1/10। आगे चले अगला बिंदु पे, यहाँ से सुरभि का निकाल लेंगे। सुरभि का क्या होगा 9/10, यहाँ पे सुरभि लिख दीजिए, सुरभि, ठीक है। 9/10 माइनस कर दीजिएगा 9/50 और गुने का कर दीजिए 1/2, ठीक है, ये कर दीजिएगा ना। अब आइए इसका एलसीएम कीजिएगा, 50 10 × 50 यानी 9 × 5 45 और माइनस यहाँ पे 9 हो जाएंगे तो आपका आ कितने जाएंगे 36/50 गुने 1/2 कीजिएगा 9/25 आएंगे। कितने आएंगे 9/25 सुरभि का, ठीक है। अब अवनी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अवनी का, तो कितना आ जाएगा 36/50 माइनस 9/25 और यहाँ पे गुना करा देंगे 40 बटा कितने से 100 से, करेंगे इसको 18/50 गुने कितने आ जाएंगे 2/5 यानी लगभग 18/125 आ जाएंगे, लगभग नहीं आएंगे इतना, 18/125। अब सभी का कुल योग करा दीजिए मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 9/50। 9/50 किसका आया था, 9/50 किसका आया था, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/25 और प्लस क्या हो जाएगा 18/125, सभी का हो गया। सभी का एलसीएम कीजिए 250, ये कितना 25 मरतब में होगा, ये कितना 45 मरतब में, ये कितने 90 में और ये कितने 36 में, ठीक है। 36 में कैसे होगा, गुना करा करा के हो रहा है, ऐसा मत समझ लिए कि डायरेक्ट हम पहाड़ा को पढ़े जा रहे हैं और करे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 10 जो है 25 मरतब में 250 को पूरा करेगा, ये कितने में करेगा, ये कर लेगा आपका 5 में, 9 × 5 = 45 लिख दिए, ठीक है। आगे की ओर 25 कितने में कर रहा था, 25 10 में कर रहा था तो 10 9 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये 125 जो ये कितने में 2 मरतब में कर रहा था तो 18 दूना 36, समझ में आ गया। अब आगे की ओर चले तो सभी को जोड़िएगा 196 और बटा में आ जाएगा 250, काटिएगा तो 98/125 आ जाएंगे ना। अब शेष भाग यहाँ से निकाल दीजिएगा तो 1 - 98 बटा क्या हो जाएगा 125 कीजिएगा तो 27 बटा क्या आ जाएगा 125, तो 27/125 भाग बराबर 2700 रुपए हैं, तो हम लिख सकते हैं 18/125 भाग बराबर क्या, तो 2700 गुने 125 और बटा 27 और गुने 18 बटा कितने 125। इसको सॉल्व कीजिएगा, विकल्प 3 आएंगे, यानी सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे विकल्प 3 है, 1800 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1800, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अपूर्व ने 26 किलोग्राम सेब 2340 रुपए में खरीदे, उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। सेब का विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है ना। तो 26 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य बराबर 26 किलोग्राम सेबों का क्रय मूल्य प्लस 6 किलोग्राम सेबों का विक्रय मूल्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 किलोग्राम सेब का क्या एसपी बराबर 26 किलोग्राम सेबों का सीपी बराबर, यहाँ पे देखिए 20 केजी
सेब का क्या एसपी और बराबर कर देंगे 26 केजी सेब का क्या सीपी, ठीक है, और बराबर में लिखेंगे क्या, बराबर में लिख देंगे 2340, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रति किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2340 बटा 20 काट दीजिए 117 आ जाएंगे, इतना घुमाने का क्या ही था। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 560 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया, यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना है आपसे पूछा गया है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो लिखेंगे क्या 100 गुने 140, ठीक है, और बटा में 100 और बराबर लिख सकते हैं 560 गुने 80, 20% की छूट था ना, 80 बटा 100 कीजिएगा, आएंगे आपका 14x बटा 10 बराबर कितने आ जाएंगे 448। तो x बराबर क्या आएगा आपका, x बराबर कर दीजिए 448 और गुने 10 और बटा में 14 काट पीट मचा दीजिए 320 आएंगे, जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में खर्चों का औसत भार, खर्चों का क्या है औसत भार 49 किलोग्राम, कक्षा में 5 और छात्र ने प्रवेश लिया जिनके भार 45 किलोग्राम, 46.8 किलोग्राम, 47.4 किलोग्राम, 54.2 किलोग्राम और 63.6 किलोग्राम है। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम हो जाता है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। मान लीजिए कि छात्रों की जो संख्या है आरंभिक संख्या 100 हो जाएगा। 5 नए छात्र आए हैं, कितने आए हैं 5 नए छात्र, सभी को जोड़ेंगे 45 और 46.8 प्लस कितने 47.4 प्लस कितने 54.2 और प्लस 63.6, सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, आएंगे आपका 257 किलोग्राम, है ना। तो करेंगे x प्लस 5 गुने कितने 50 और बराबर लिखेंगे यहाँ पे 49x प्लस 257, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50x प्लस 250 बराबर 49x प्लस 257। तो क्या आ जाएगा x बराबर लिखिए 257 माइनस 250 यानी 7 आएंगे, विकल्प 1 सही। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न करेंगे, कह रहा है कि MS एक्सेल 2000 क्या है 10 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही विकल्प होगा 409 पॉइंट। अगला निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। बेमेल कौन है, फाइल एक्सप्लोरर। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे करें MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए आप हैच जो 5H है ना उसको, ठीक है। अगला है कि MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा F7। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है सम SQ 1 2 3 4 और इसको कैसे कीजिएगा आपको आता है, इसका सम होगा सम SQ 30 होगा। अगला है कि एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका क्या, इसका सही विकल्प होगा Ctrl+W। क्या, Ctrl+W। अगला निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उपयोग का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। यहाँ पे इसको मिलान करना है। तो देखिए gov डॉट है ना, यहाँ पे नाम जो है सरकार शब्द के लिए किया गया है, किसके लिए, सरकार शब्द के लिए किया जाता है ना। तो ये एक का एक ही हो गया, ठीक है। अगला है कि org जो है ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर लाभकारी संगठन से, ठीक है, .org। अब देखिए ये .edu जो है ये शैक्षणिक संस्थान से होगा .edu और .net जो है नेटवर्क संगठन से हो जाएगा, यानी इसका सही विकल्प जो है विकल्प 4 होंगे। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से
स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रिव्यू। अगला है कि एमएस वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा राइट यानी दाईं ओर। आगे की ओर चलेंगे और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा, तो इसका सही विकल्प होगा पहले में करेंगे पेज लेआउट और फिर ग्रुप में जाएंगे पेज बैकग्राउंड पे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है। और ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज़ आप मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस सेट हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाइए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।